2024 का चुनाव किसी बड़े सत्ता युद्ध से कम नहीं होगा, ये तय है। इस चुनाव को जीतने के लिए संसद के अंदर और बाहर बैठे नेता वो सब करेंगे जिसकी जनता ने कल्पना तक नहीं की होगी। नेताओं की जिस फील्ड में एक्सपर्टीज होगी उसका वो चुनाव में भरपूर इस्तेमाल करेंगे। और इन सब के पीछे बड़ा कारण है उन नेताओं की बढ़ती उम्र। सत्ता सुख को भोग चुके इन नेताओं का लंबे समय से सत्ता से दूर रहना और बहुत तेजी से खिसकती पार्टियों की राजनीतिक जमीन। हर एक पार्टी हर उस चीज को हवा देगी जिसके लिए जनता के बीच उसकी पहचान है। कोई हिंदुत्ववाद को हवा देगा तो कोई मुस्लिम वोटों के लिए बयानबाजी करेगा, तो कोई सच्चा देशभक्त बनेगा, तो कोई राष्ट्रवाद को हवा देगा, कोई क्राइम का हद पार करेगा। लेकिन जो भी होगा वो भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी भारतीय राजनीति में ही नहीं वैश्विक राजनीति में भी एक ब्रांड की तरह स्थापित हो चुके हैं। कांग्रेस की कोशिश होगी कि मोदी ब्रांड को ध्वस्त करे। दूसरी तरफ भाजपा आज राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद और बहुसंख्यकवाद का चेहरा बन चुकी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा, गठबंधन का नाम इंडिया रखने जैसी कई अन्य रणनीति पर काम करना शुरू भी कर दिया है। चलिए जानते हैं कि किस तरह से कांग्रेस अपनी 2024 की राजनीति पर काम कर रही है और कहां पीएम मोदी या भाजपा को सावधान रहने की जरूरत है। कांग्रेस भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से पैदा हुई, बावजूद इसके आज जो इस पार्टी का हाल है, जिस तरह से ये राजनीतिक हाशिए पर चली गई है, उससे साफ है कि जब तक कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन को भुनाती रही, जनता के बीच मजबूत रही। लेकिन जैसे ही जनता ने इसे राष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद से दूर होते देखा, वो इस पार्टी से दूर होती चली गई और भाजपा के करीब बढ़ती गई, क्योंकि बीजेपी ने राष्ट्र प्रथम को अपनी राजनीति में सबसे ऊपर रखा और दूसरी तरफ भाजपा हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांतों के भी काफी नजदीक रही। बीजेपी अपनी बहुसंख्यकवादी नीतियों से न सिर्फ बड़ी हिंदू आबादी को अपनी तरफ खींची, बल्कि धर्मनिरपेक्ष दलों को राष्ट्रवाद के दायरे से भी बाहर कर दिया। यही कारण है कि भाजपा बहुत तेजी से लोगों के दिलो जुबान पर छा गई। पिछले कई सालों से केंद्र ही नहीं बल्कि अधिकांश राज्यों में भाजपा की ही सरकारें हैं। हालांकि बीजेपी के इस हिंदुत्ववाद को जनता बहुत हद तक कट्टर मानने लगी है, जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस की राष्ट्रवाद से दूर होने जैसी दुर्गति की तरफ ले जा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का राष्ट्रवाद भी कई जगहों पर हिंसात्मक राष्ट्रवाद का उदाहरण पेश कर चुका है, जिससे जनता को कई बार असहज स्थिति का सामना भी करना पड़ा है। कई बार ऐसा हुआ कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते करते बीजेपी उसकी ठेकेदार दिखने लगती है। जनता ने इसे काफी समय दिया, काफी मौके दिए, लेकिन न तो कांग्रेस जनता के नब्ज को समझ पाई और न ही वर्तमान कांग्रेस आजादी के समय की कांग्रेस बनकर रह पाई। समय बीतता गया, कांग्रेस पहले केंद्र से बेदखल हुई। दोबारा जब आम चुनाव हुए तो जनता ने कांग्रेस को फिर से केंद्रीय सत्ता से बेदखल किया और इसके बाद राज्यों में कांग्रेस की करारी हार का सिलसिला जारी रहा। जनता ने कांग्रेस को नकारा। हाल यह हुआ कि राज्यों में हार कांग्रेस की पहचान बन गई। कांग्रेस का अब यह हाल है कि बस किसी राज्य में अपने दम पर चुनावी जीत मिल जाए। जो कांग्रेस कभी पार्टियों का सिरमौर होती थी, आज उसे कोई भी पार्टी राज्यों में सीटों के बंटवारे में भी कोई जगह नहीं देती। पीएम पद तो दूर की बात है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भाजपा के बहुसंख्यकवाद की राजनीति को और साथ ही राष्ट्रवाद को जवाब देने की कोशिश तो की थी, लेकिन वे जनता को यह बताने में असफल रहे कि जो भारत कभी टूटा ही नहीं, उसे जोड़ने क्यों निकले थे। लेकिन जब कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा को भी जनता ने खारिज कर दिया, तो कांग्रेस ने मोदी विरोधी गठबंधन का नाम ही इंडिया रख दिया, ताकि किसी तरह से भाजपा के राष्ट्रवाद को चुनौती दी जा सके। लेकिन कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां भूल गईं कि नाम इंडिया रख देने भर से राष्ट्रवाद का तमगा हासिल नहीं हो सकता। जनता को पता है कि इंडिया था, है और रहेगा, लेकिन चुनाव में हार मिलते ही इन पार्टियों का गठबंधन इंडिया तुरंत बिखर जाएगा। अब कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों की राजनीतिक चाल देखिए। भाजपा के जिस राष्ट्रवाद को वो हाईजैक करना चाहती हैं, उसे वो अब तक नहीं कर पाई। लेकिन सत्ता तो चाहिए, क्योंकि 10 साल से ये पार्टियां केंद्र की सत्ता से दूर हैं, छटपटा रही हैं और उन्होंने जितना जनता के मूड को भापा है, उससे वो इस बार भी श्योर है कि इस बार भी उनको केंद्र की सत्ता हासिल नहीं होगी।
राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी को हराने के लिए देश के नाम पर ही गठबंधन का नाम रख देना जनता के साथ भावनात्मक खेल करने के समान है। कि नेता और एजेंडा पत्रकारिता वाले पत्रकार तो केंद्रीय सत्ता से दूर हैं, वे ये साबित करने में लगे हैं कि अगर उस पर चुनाव आयोग या किसी तरह से कोर्ट रोक लगाती है तो उसके लिए भी भाजपा को ही या पीएम मोदी को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर दी जाए, ताकि जनता को गुमराह किया जा सके कि उन्होंने इंडिया को खारिज किया, देशभक्ति को खारिज किया। ठीक वैसे ही जैसे राहुल ने बयान दिया, कोर्ट ने सांसदी खत्म की और हो हल्ला इस बात को लेकर मचाई गई कि पीएम मोदी डर गए राहुल से। इस बात को जनता के दिलो दिमाग में भरने की पूरी कोशिश की कांग्रेस ने कि बीजेपी की साजिश से राहुल की सांसदी खत्म हुई। हिंसा कहीं भी हो, क्राइम कहीं भी हो, कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पार्टियों की स्वशासित राज्यों में चुप्पी उनके सत्ता में बने रहने के अधिकार पर सवाल उठाता है। जनता द्वारा वोट के माध्यम से उन्हें सत्ता में बैठाने और बेहतर शासन की उम्मीद को धराशायी करता है। मणिपुर में जो हुआ उससे पूरा भारत शर्मसार हुआ। 80 दिन बीत गए, किसी को कुछ पता नहीं चला। मणिपुर के मुख्यमंत्री का उसके ऊपर अमानवीय बयानबाजी, ये सब गलत है। लेकिन जब पार्टियां भाजपा को मणिपुर पर घेरती हैं तो ये क्यों भूल जाती हैं कि बिहार, बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी भारत के ही हिस्से हैं। बिहार के अररिया में पति को खूंटे से बांधकर 3 युवकों ने उसकी पिटाई की, फिर उसके सामने पत्नी से गैंग रेप को अंजाम दिया। राजस्थान की करौली हिंसा, बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा, किसी से छुपा है क्या? लेकिन इन सब पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या अन्य पार्टियां क्यों नहीं बोलती? जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले तो मानवीयता के एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल हुई। बाहर यह आवाज भी आई कि राहुल अब परिपक्व हो गए हैं। मतलब ये भी निकला कि इसके पहले राहुल परिपक्व नहीं थे। भले ही कांग्रेस ने इसे कभी नहीं स्वीकारा, लेकिन पार्टी के अंदर भी दबी जुबान से ये सवाल उठते रहे। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा से ये भी आवाज आई कि राहुल बड़े दिल वाले हैं। कांग्रेस ने भी इसे सुना और भुनाने का प्रयास किया। अब राहुल के अक्सर इस तरह से वीडियो आते हैं। राहुल कहते हैं कि हम मणिपुर की महिलाओं की मदद करेंगे। बढ़िया है, कीजिए, लेकिन कांग्रेस शासित महिलाओं का दर्द क्या इसलिए नहीं उठाएंगे कि वहां आपकी पार्टी का शासन है? क्या कांग्रेस की जनहितैषी नीतियां राज्य में उनकी सरकारों से तय होंगी? आखिर खुद के शासित राज्यों की महिलाओं के प्रति नेताओं की संवेदनाएं कहां है? राहुल कई साल से संसद में है। कुछ बड़ी उपलब्धि भले ही नहीं रही, लेकिन राहुल की सांसदी जाने के बाद कुछ लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल संसद में होते तो बात कुछ और होती। मतलब जनता को यह बताने की कोशिश कि अफसोस करना चाहिए आपको कि राहुल अब संसद में नहीं है, अन्यथा पता नहीं क्या बदल देते। और क्या यह सब कहकर यह जताने की कोशिश हो रही है कि राहुल ही 2024 के नायक हैं? ये मोदी के विचारों, शासन से बढ़िया ऑप्शन है क्या? भारत जोड़ो यात्रा और लोगों के साथ कुछ इमोशनल वीडियो में भारत की नीतियां, सरकार को चलाने की दूरदर्शिता दिख जाती है। जब कांग्रेस को ऐसा लगता है तो वो क्यों भूल जाती है कि विदेशों में राहुल के बयानों से पीएम मोदी की नहीं बल्कि देश की छवि खराब होती है, देश बदनाम होता है, देशवासियों की छवि खराब होती है। लोकसभा सचिवालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदन चलाने में प्रति घंटे, ध्यान दीजिएगा, सदन चलाने में प्रति घंटे 1 करोड़ 60 लाख रुपए का खर्च आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार एक दिन का खर्च करीब 10 करोड़ रुपए आता है और मिनट के हिसाब से इसको देखें तो 2.5 लाख रुपए से अधिक। और इसके बावजूद विपक्ष लगातार संसद की कार्यवाही बाधित कर रहा है और विपक्ष उल्टे आरोप यह लगा रहा है कि पीएम संसद नहीं आ रहे, संसद में नहीं बोलते या आम मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ साल पहले जनता इस बात से परेशान थी कि मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं। उस समय कांग्रेस ने कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां पीएम मोदी पर सवाल उठा रही हैं कि पीएम उस मुद्दे पर नहीं बोलते। देश में अमन चैन कायम रहे, देश का वैश्विक फर्क पर नाम हो, देश विकास की राह पर अग्रसर रहे, इसके लिए पीएम का एक्शन जरूरी है। पीएम का हर मुद्दे पर बयान जरूरी नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता को गुमराह करने के लिए, 2024 का किला फतह करने के लिए 2024 की आचार संहिता लागू होने तक ये आरोप प्रत्यारोप का राजनीतिक दौर चलता रहेगा, क्योंकि जनता की सेवा विपक्ष का मकसद नहीं, उनकी कोशिश है कि सत्ता बदलनी चाहिए। शुक्रिया।